हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गैलेक्सी अकेडमी। आप लोगों का गैलेक्सी अकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे। मैं प्रोफेसर कहकशां आप लोगों के सामने हाजिर हूँ फिर एक नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? किन पर प्रभाव पड़ा है? बताइए किन पर पड़ा है? बी नंबर पर। 3 नंबर, 4 नंबर। रजत शिखर और ग्राम्या, ये दोनों हैं जो उनकी कृतियों पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। वैसे इनकी अन्य कृतियों की जब बात की जाए तो इनकी अन्य कृतियां क्या क्या है? गुंजन, ग्राम्या तो है ही यहाँ। इसके अलावा इनकी रचना है उच्छ्वास। क्या लिख दूं? ओके लिख देती हूँ। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। अच्छा, ये सब का समय मैं लिख देती ना, अच्छा होता। कोई नहीं, 1 मिनट में देखती हूँ। उच्छ्वास का समय क्या है बताइए तो? 1920। ठीक है। वीणा का समय क्या है? 1927। ग्रंथि का समय क्या है? 1920। ठीक है। पल्लव का समय क्या है? 1928। क्लियर? गुंजन का समय क्या क्या कब का है बताइए तो? 1932। गुंजन का समय कब है? 1932। युगांत, युगांत का समय क्या है? 1936। ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं क्या है? युग, वाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, लोकायतन। ठीक है। अच्छा, इनकी एक अन्य रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, चिदंबरा। चिदंबरा। अच्छा, इन पर इनको क्या मिला है बताइए? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस पर मिला है? ये चिदंबरा पर मिला है। ठीक है। किस पर मिला है? चिदंबरा पर मिला है। इनकी रचनाएं क्या है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वाणी, सॉरी वाणी बोल रही हूँ मैं, वीणा, पल्लव, युगान, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा, युगवाणी, स्वर्ण किरण, लोकायतन, चिदंबरा। ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है?
विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है विदेशी पृष्ठभूमि पर? बताइए। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समुद्र, उस शहर तक। ठीक है, ये उनकी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित रचनाएं हैं। कौन कौन है? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समुद्र, उस शहर तक। कौन कौन सी है इसमें विदेशी पृष्ठभूमि पर रचनाएं? हम्म, वे दिन है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समुद्र, ये तीनों किस पर आधारित है? विदेशी पृष्ठभूमि पर। तो हमारा ये एक दो तीन कहाँ है? ये रहा बी नंबर पर। ठीक है। अच्छा, वे दिन, वे दिन जो है किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा। ठीक है। सात नदियां एक समुद्र किसकी है? नासिरा शर्मा। क्लियर। रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा। ठीक है। निर्मल वर्मा, नासिरा शर्मा, उषा प्रियवंदा। ठीक है। सिर्फ इसमें से एक जो है उस शहर तक, ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित रचना नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। एक नंबर झूठा सच, दो नंबर तमस, तीन नंबर पाकिस्तान, चार नंबर छोटे छोटे महायुद्ध। तो देश विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन कौन सा है? तो यहाँ हमारा कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो झूठा सच है, तमस है, कितने पाकिस्तान है। झूठा सच के रचनाकार कौन है? झूठा सच के रचनाकार यशपाल जी हैं। ठीक है। अच्छा, ये दो भाग में बटा था, पता है ना। यहाँ हम लोग पहला भाग लिखते हैं। पहला भाग का नाम क्या है पता है आप लोगों को? वतन और देश, जो आया कब था? 1958 में। ठीक है। नेक्स्ट कब आया था? 1960 में। देश का भविष्य। देश का भविष्य। ठीक है। ये कब आया था बताइए? 1960 में। तो ये जो झूठा सच है यशपाल की रचना, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक ये है देश और वतन, दूसरा ये है देश का भविष्य। ठीक है। दूसरा ये है देश का भविष्य। एक है देश का वतन, दूसरा है देश का भविष्य। क्लियर। 1958, 1960। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है? तो ये यशपाल जी हैं। ठीक है। अच्छा, कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। ठीक है। तमस के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी।
ठीक है। अच्छा, तमस की बात की हो रही है भीष्म सानी की, तो इसके अक्सर सीक्वेंस में आते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, बता चुकी हूँ कई और क्लासेस में, पिछले कई क्लासेस में मैं भीष्म साहनी के उपन्यासों पे मैं पूरा डिस्क्राइब की हुई हूँ। आप लोग पिछले प्ले वीडियो में देखिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। इसमें जैसे है झरोख है, कड़ियाँ, कुंतो, इस तरह से है। वैसे इनकी और भी है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास है। अक्सर इनके सीक्वेंस से पूछते हैं, और सिर्फ सीक्वेंस में ही नहीं, कई बार इनके अन्य उपन्यासों का भी सन के हिसाब से पूछ लिया जाता है। जैसे कुंतों का समय, नीलो नीलोफर का समय कब का है, आलमगीर का समय कब है। तो इस तरह से आप लोगों को जानकारी रखना होगा। मेरे पिछले वीडियो में जाके देखें, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? तो कमलेश्वर जी हैं। ठीक है। अच्छा, झूठा सच जो है यशपाल जी की है। इनकी अन्य रचना क्या है, इस पे भी मैं प्ले वीडियो में दे चुकी हूँ, पिछले कई वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे दिव्या, पर्दा, देशद्रोही, इस तरह से कई है उपन्यास, इनके भी सीक्वेंस में आते हैं। ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अक्सर एनटीए ने पूछा है, इनफैक्ट एवरी ईयर्स पूछा है एनटीए ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है। क्या है? जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र है। कौन कौन सा है पात्र? शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वरचंद्र। बताइए इसमें कौन सा है? तो इसका इसका है शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो। एक दो तीन, एक दो तीन देखिए कहाँ है? ए नंबर में। एक दो तीन, ये तीनों जो है जैनेन्द्र की पात्र हैं। अच्छा, इनकी एक और पात्र है जानवी। ये भी पूछता है पात्र में, इसमें नहीं दिया हुआ है, जानवी। ठीक है। ये इनकी एक और पात्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। इनकी कहानी है जानवी नाम की, उसी पर आधारित है, जानवी की नीड पर है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। जिस तरह से शमशेर, जुलेखा, अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा जुलेखा की बात तो मैं कर रही हूँ, जुलेखा बोल रही है, जानवी की बात, उसके बाद फिर जुलेखा का नंबर आता है। इनके ने कई बार सवाल किया है, कई बार, अनगिनत बार, अनगिनत बार। चलिए हम, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। आओ बैठ लें कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास, चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। कौन सा इसमें है? बताइए। बताइए उसमें कौन सा हरिशंकर परसाई जी का है? तो इसमें है दो, तीन, चार। कहाँ है हमारा दो तीन चार? डी नंबर में। ठीक है। ये हरिशंकर प्रसाई जी के निबंध है। ठीक है। आओ बैठ लें कुछ देर, ये किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल जी की। किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल। इसके रचनाकार कौन है? श्री लाल शुक्ल। अच्छा, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, किसकी अन्य रचनाओं? हरिशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं की जैसे बात करें, जैसे आवारा भीड़ के खतरे तो हो गया इनका। प्रेमचंद के फटे जूते, लिख देती हूँ, प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। क्लियर। और क्या है? पाखंड का अध्यात्म। पाखंड का अध्यात्म। ठीक है। बेईमानी की परत, बेईमानी की परत। ठीक है। बेईमानी की परत।
तब की बात और थी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हरिशंकर प्रसाई जी की है। तब की बात और थी, ठीक है। हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं। कहत कबीर, कहत कबीर, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं, किसकी, हरिशंकर प्रसाद जी की। हरिशंकर प्रसाद जी की क्या क्या है, कहत कबीर, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड के अध्यात्म, बेईमानी की परत, और सदाचार की ताबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतर, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। जबकि आओ बैठे बैठ लें कुछ देर, ये किसकी है, श्रीलाल शुक्ल जी की। ये किसकी है, श्रीलाल शुक्ल जी की। क्लियर। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना नहीं है, अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। इसमें से कौन सी लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। दो, तीन, चार, ये दो तीनों जो हैं किसकी, लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। तो कहाँ है हमारा उत्तर, ये रहा, दो, तीन, चार। अंधा कुआं किसकी रचना है, अंधा कुआं किसकी रचना है, इनकी रचना, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। एक नंबर तिरस्कृत, दो नंबर अपनी धरती अपने लोग, तीन नंबर बसंत से पतझड़ तक, चार नंबर सहचर है समय। कौन सा इसमें सही है बताइए। कौन सा सही है बताइए बताइए। हम्म, तो तिरस्कृत एक नंबर, अपने धरती अपने लोग, और ये सहचर है समय, ये आत्मकथाएं हैं। क्लियर। ये क्या है, आत्मकथा है। जबकि बसंत से पतझड़ तक ये आत्मकथा नहीं है। अच्छा, तिरस्कृत के लेखक कौन है, तिरस्कृत के लेखक कौन है, सूरज पाल चौहान, ठीक है। अपने धरती अपने लोक के रचनाकार राम विलास शर्मा। सहचर असमय के रचनाकार कौन है, राम दरस मिश्र, राम दरस मिश्र, ठीक है। और पतझड़ से बसंत से पतझड़ तक के रचनाकार रविंद्रनाथ त्यागी। तिरस्कृत के रचनाकार कौन है, सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान के आत्मकथा का नाम क्या है, तिरस्कृत। रामविलास शर्मा के आत्मकथा का नाम क्या है, अपने धरती अपने लोग। रामदास मिश्र के आत्मकथा का नाम क्या है, सहचर है समय। बसंत से पतझड़ तक ये क्या है, आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। किसकी उपन्यास है, रविन्द्रनाथ त्यागी की, ठीक है। कोई समस्या, नहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी मूल्य नहीं है,
1 नंबर व्यष्टि चेतना, 2 नंबर यथार्थ चेतना, 3 नंबर इतिहास बोध, 4 नंबर एकेश्वरवाद। इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो इसमें ए नंबर नहीं है, मतलब 1 और 4। अच्छा, प्रगतिवाद आप लोगों को पता है क्या है प्रगतिवाद? जिसकी विचारधारा में प्रगतिवाद हो, जैसे कि वो पास्ट में नहीं जीना चाहता हो, पास्ट के मूल्यबोध को तो समझता हो, पर पास्ट से सीख लेकर के वो आगे बढ़ना चाहता हो। ठीक है, उसके पास इतिहास का बोध तो है, ठीक है, पर इतिहास को रिपीट करना नहीं चाहता है, उसे सीख कर कुछ नया करना चाहता है। यथार्थ चेतना, वो यथार्थ में जीना चाहता है, आज पर जीने पे बल देता है, जो सच है उस पर जीने की बल करता है, ना कि वो कल्पना को करता है। ठीक है, ना कि वो कल्पना पर जोर देता है। और इसके अलावा इनकी अन्य प्रवृत्तियां क्या क्या है? जैसे शोषितों की दीनता का चित्रण, ये प्रगतिवाद पूरी तरह से यानी किस पर बेस बना हुआ है? आपका ये जो है बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग पर। ठीक है, जब ये बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग और प्रगतिवाद जब की बात हो रही है तो मुझे एक नाम इसमें आ रहा है जहन में, वो नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित होकर के ही कुकुरमुत्ता लिखी गई थी। अबे सुन वे गुलाब भूल मत खुशबू रंगो आप। ठीक है, ये जो इनकी रचना है ये बिल्कुल प्रगतिवाद पर आधारित है, ये प्रगतिवाद सोच को दर्शाता है। इससे समझ में आता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उस वक्त तक प्रगतिवाद बात को, जो कि ये तो है छायावादी कवि, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वहां तक आते आते इनकी कुछ रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित हो चली थी, तभी तो वो इस तरह की बातें करते हैं, गुणवत्ता पर वो जोर देते हैं और कहते हैं कि तू जो है किस पर है, यानी वो पूरी तरह से बुर्जुआ वर्ग पर है। ठीक है, वो किसी काम में नहीं आता है, जबकि कुकुरमुत्ता किसी गरीब के काम में आता है। जैसे गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, अगर उससे फोड़ा फुंसी हो जाए तो कुकुरमुत्ता से ही औषधि बना करके वो लोग अपने काम चला लेते हैं। लेकिन अगर कोई पूंजीपति वर्ग हो, वो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, और तो और गुलाबों को वो क्या करते हैं? अपने सूट में लगा करके उसको शोभा बढ़ाते हैं, जबकि गरीबों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, बात की जाए अगर इनके शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ये शोषक वर्ग से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। कौन? प्रगतिवाद। कहते हैं कि ये समाज में जो भी व्यक्ति है वो बिल्कुल एक समान है, ये समानता पर बल देता है, इसलिए ये शोषित वर्ग के प्रति इनकी घृणा भाव आ जाती है, क्योंकि ये मार्क्स से प्रभावित ये है। प्रगतिवाद जो उपजा है ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवाद भी यही कहता है, शोषितों के प्रति उसमें भी नफरत पाई जाती है। अच्छा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, ये धर्म को नहीं मानता है। कौन कौन नहीं मानता है धर्म को? प्रगतिवादी लोग। वो लोग धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि दुनिया में बस दो ही लोग हैं, एक बुर्जुआ एक सर्वहारा, कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक आवरण है, एक चोला है जिसके पीछे लोग छिप करके एक दूसरे पर वार करते हैं। ईश्वर के प्रति अनास्था, उन्हें ईश्वर में भी विश्वास नहीं है, उन्हें विश्वास है तो सिर्फ अपने कर्म पर। ईश्वर कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं करता है, जो करना होता है खुद करना होता है, मनुष्यों को करना होता है, अपने लिए कुछ भी करना होता है तो मनुष्यों को ही करना पड़ेगा और करता है। ठीक है, क्रांति भावना, ये कुछ है, यही भाव ही तो ईश्वर के प्रति अनास्था, धर्म के प्रति अनादर, यही भाव ही तो इन्हें क्रांति लाने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति अगर प्रगतिवाद से प्रभावित है वो क्रांति अवश्य लाता है।
हम अपने आसपास भी देख लेते हैं, देखते हैं, भले ही हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो उसने क्या किया, उसने गलती किया। हम लोग अक्सर ही अपनी नाकामी को, दूसरे के कामयाबी को अक्सर हम लोग कहते हैं गलत। अपनी नाकामी को तो ढकना ही होगा ना, एनी हाउ तो ढकना होगा, क्योंकि अपनी भी तो इज्जत बचानी है ना समाज में। ये समाज तो डबल स्टैंडर्ड रोल प्ले करता है, ये बात तो आप लोग भी समझते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, जो भी कुछ नया करते हैं या करने का कदम उठाते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो ये समाज उसे पीछे से खींचता है, गंदी गंदी फप्तियाँ करता है। तो ये लोगों को उससे कोई परवाह नहीं होता है। क्यों परवाह नहीं होता? क्योंकि ये प्रगतिवादी व लोग हैं। और प्रगतिवादी लोग जब ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो किसको, क्या लोगों पे की बातें सुनेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो क्रांति करने के लिए आगे बढ़े हैं, इतनी सारी चीज़ों को वो चुनौती देते हुए आगे बढ़े हैं, तो कुछ तो नया करेंगे। समाज में ऐसे व्यक्ति, जिस जिस भी व्यक्ति की पीठ के पीछे अगर बात हो रही है, जिस भी व्यक्ति के पीठ के पीछे अगर उसकी मतलब मतलब एक तरह से अपमान होना, अपमान करना होता है, एक तरह से उसकी बातें बनाना, वो क्या है ना, वो इससे समझ जाओ, अगर 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 उसके पीठ के पीछे, यानी किसी किसी इंसान के पीठ के पीछे अगर कोई बातें बन रही हैं, कोई गलत बातें बन रही हैं, कुछ गलत धारणा बन रही है, तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, और ज़रूर सही कर रहा है, तभी तो उसकी बातें बन रही है। वरना क्यों बनाते लोग, इतने किसी के पास क्यों फुर्सत है? कभी किसी की कामयाबी की बातें तो नहीं बनाते हैं लोग, बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। इसलिए आप लोग भी घबराएं नहीं। अगर आप लोगों की भी कोई बातें बन रही हैं, तो आप लोग भी उससे डरे नहीं, क्योंकि बात उसी की बनती है जो कुछ नया करता है। बात उसी की बनती है जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। बात उसी की बनती है जो आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। तो ऐसे लोगों को समाज आसानी से निगल नहीं पाता है, आसानी से पचा नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो उसकी बातें बनाता है, उसको बहुत बुरा भला कहता है, बहुत कुछ कहता है। ये समाज है, बहुत कुछ कहता है। अच्छा, ये समाज में किसी भी तरह का कोई कल्पना को स्थान नहीं देता, बिल्कुल यथार्थ में जीना पसंद करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? दृक उर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्तेरी पड़ती गांठ दुर्जन हिये दई नई अरे। उपर्युक्त दोहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या लाइन है ना। दृक उर्झट टूटत कुतुम जुरत चतुर चित्रीत पड़ती गांठ दुर्जन हिये दई नई अरे। अच्छा, ये जो है पंक्ति किसकी है? सबसे पहले आप लोग ये बताएं, ये दोनों लाइन जो है ये किसकी है? बिहारी की। आप लोग बिहारी पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, मास्टर्स तक आप लोग पढ़े होंगे, और ज़रूर ये पढ़े होंगे दृग उर्झट टूटत कुतुम जुरत चतुर चित्री पड़ती गांठ दुर्जन हिये दई नई यारी। कितनी अच्छी बातें हैं। दृग उलझते हैं, दृग का मतलब नयन, नयन का मतलब आंखें। आंखें जब उलझती हैं तो क्या होता है? कुटुंब टूट जाता है, यानी परिवार घर बार टूट जाता है। जुरत चतुर चित्रित, और बहुत ही चतुराई के साथ उन लोगों का प्रेम आपस में मिल जाता है, मन मिल जाता है, हृदय मिल जाता है, और प्रेम पनपने लगता है ना। अभी हम लोग पिछले वाले प्रश्न में क्या बात कर रहे थे? प्रगतिवाद। देखिए मुझे यहाँ पे प्रगतिवाद दिख रहा है। देखिए मतलब बिहारी जी कब के हैं, ठीक है, कब के हैं, और देखिए ये किस तरह से मतलब बातें कर रहे हैं। उस समय आपस में कोई अगर मतलब कोई अगर क्या, कोई लड़का लड़की आपस में मिलते नहीं है, लेकिन अगर वो साहस कर रहे हैं मिलने का, और
मिल करके भी ये लोग एक दूसरे से प्रेम भाव का भावना प्रकट कर लेते हैं आंखों ही आंखों में। ये तो बहुत बड़ी बात है वाकई। तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। सिर्फ हिम्मत ही नहीं, इसे कहते हैं प्रगति सोच रखने वाले लोग। बहुत लोग इस बात से मतलब क्या बोलूँ, बहुत लोग मेरे इस बात से नकारेंगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं। पर अगर आप लोग इत्मीनान से सोच कर देखेंगे तो इसमें है। प्रति गांठ दुर्जन ही दई नहीं अरे। और दुर्जनों के जो परिवार वाले लोग होते हैं या आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होता है, घर वालों से ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता है। और ये कोई नई रीत नहीं है, ऐसा बिहारी कह रहे हैं, ठीक है। और सही बात है, ये आज भी नई नई रीत नहीं है, ये आज भी सिलसिला जारी है। आज भी लोग इजली पचा नहीं पा रहे हैं इस बात को कि कोई प्रेम विवाह कैसे करेगा। चलिए कोई बात नहीं, प्रेम विवाह हो या कोई भी विवाह हो, विवाह की बातें बंद करके अभी हम लोग क्लास कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोगों का प्रेम तो अभी प्रोफेसर की तरफ है ना, प्रोफेसर बनना है ना, हिंदी आप लोगों का प्रेम है। एक नंबर इसमें कार्य कारण संबंधित का स्वाभाविक चित्रण हुआ, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ, इसमें असंगति अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। अच्छा, ये पंक्ति पढ़कर जैसे दृक ऊर्जा टूटत कुदुम जुरत चतुर्चित प्रीत पट्टी गांठ दुर्जन ये दई लई अरीत। तो ये तो दो लाइन है, ये दो लाइन से ये समझ में आता है कि इसमें जो प्रेमी और प्रेमिका है उसका प्रेम वाकई स्वाभाविक रूप से चित्रण हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग आसपास की चीज़ों में देखते हैं, जिसे भी प्रेम होता है, ये किस्से कहानियों में सुने हैं या किसी से भी सुने तो ऐसा दिखता है। और असंगति अलंकार है, इसमें कुछ भी असंगत नहीं है, ठीक है, इसमें सब कुछ संगत है। तो ये दोनों है, तो ये दोनों कहाँ है, 2 और 3, ये डी नंबर में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। ए नंबर सरहपा पुष्पदंत दहमाण हेमचंद्र, बी नंबर हेमचंद सरहपा पुष्पदंत अदहमाण, सी नंबर पुष्पदंत सरहपा हेमचंद अदहमाण, डी नंबर सरहपा हेमचंद अदहमाण पुष्पदंत। इसमें से कौन सा सही है बताइए, मतलब सही नहीं, सीक्वेंस में कौन सा है। आप लोगों को बहुत बार बताए हैं। चलिए सरहपा का समय बताइए। 769, ठीक है। 10वीं शती, 12वीं सदी, ये भी 12वीं सदी है, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर हुआ। सरहपा पुष्पदंत अदहमाण हेमचंद। सरहपा का समय क्या है, 769 ईस्वी। और पुष्पदंत का समय क्या है, 10वीं शती। और अदहमाण का समय क्या है, 12वीं शती। और हेमचंद का समय क्या है, 12वीं शती, ठीक है। ये उत्तरार्ध है, वो सॉरी ये पूर्वार्ध है, ये उत्तरार्ध है, ये पूर्वार्ध है और ये उत्तरार्ध है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कालक्रम अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। बी नंबर माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। सी नंबर निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। डी नंबर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा है, बताइए बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, है ना। ए नंबर का समय क्या है, 10वीं शती, ठीक है। निम्बार्काचार्य का समय क्या है, 13वीं शती। और माधवाचार्य का समय क्या है, 14वीं शती।
और वल्लभाचार्य का समय क्या है? 15वीं शती। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए, रामानुजाचार्य का समय क्या है? 10वीं शती। निम्बार्का का समय क्या है? 13वीं। माधवाचार्य का समय क्या है? 14वीं। और वल्लभाचार्य का समय क्या है? 15वीं शती। क्लियर? कोई दिक्कत? याद कर लेंगे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें किसी तरह की आप लोग कोई कोताही ना बरतें। चलिए, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, यहीं से प्रश्न बनते हैं। मैं बार बार हर क्लास में कह रही हूँ, आप लोग इस क्लास को बार बार देखें और याद करें। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसे सॉल्व करूँगी। ठीक है, चलिए आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, बताएंगे मुझे। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आप लोग खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। चलिए, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में आप लोगों को ग्रेटिट्यूड देती जाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक बात और, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको ज़रूर डालें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, अपने ग्रुपों में शेयर करें, इसे लाइक करें। आप लोग देख तो लेते हैं पर इसे लाइक नहीं करते हैं। चलिए, बाय बाय।